Hello everyone. So today we are going to start secretarial standards. देखिए secretarial standards है क्या चीज़ और क्या इम्पोर्टेंस है इनकी, और अगर कोई भी केस स्टडी आती है तो वहाँ पे कैसे आपको आंसर देना है कंपनी को सेक्रेटरी स्टैंडर्ड दोनों को मिक्स करते हुए। तो सबसे पहले व्हाट इज सेक्रेटरी स्टैंडर्ड। देखिए सेक्रेटरी स्टैंडर्ड जो है हमारे इंस्टीट्यूट आईसीएसआई में जो सेक्रेटरी स्टैंडर्ड बोर्ड है वो इशू करता है, दैट इज सेक्रेटरी स्टैंडर्ड। देखिए बेसिकली क्या होता है ना, जैसे आप अकाउंट्स बनाते हैं तो अकाउंट्स के जो भी कंप्लाइंसेज हैं वो कंपनीज एक्ट में दे रखे हैं, अकाउंट्स ये होंगे, फुल फेयर डिस्क्लोजर देंगे। लेकिन वो अकाउंट्स का मैनर क्या होगा, उसका प्रोसीजर क्या होगा, वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाते हैं। एग्जैक्टली जो कॉस्ट अकाउंट्स होते हैं तो कॉस्ट अकाउंट्स में कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं कि किस तरह से उनको मेंटेन करना चाहिए ताकि यूनिफॉर्मिटी बनी रहे। एग्जैक्टली जो सेक्रेटरियल प्रैक्टिसेस हैं वो कंपनीज एक्ट ने दे रखी है कि ये कंप्लाइंसेस हैं जो फुलफिल होना चाहिए। लेकिन कहीं कहीं पे कुछ प्रोसीजरल पार्ट्स के बारे में कंपनीज एक्ट साइलेंट है। हर चीज़ तो ऑब्वियसली एक्ट में बोलना पॉसिबल भी नहीं होता। एक्ट में रूल्स दे रखे हैं, रेगुलेशंस दे रखे हैं, वो सब कुछ कवर्ड है, लेकिन वहाँ पे कुछ प्रोसीजरल पार्ट के बारे में एक्ट साइलेंट होता है। अब उन प्रोसीजरल पार्ट में हर कंपनी में यूनिफॉर्मिटी आ सके उसके लिए आईसीएसआई टाइम टू टाइम सेक्रेटरी स्टैंडर्ड बना देता है। अब कई बार ऐसा होता है जहाँ पे कंपनीज एक्ट और सेक्रेटरी स्टैंडर्ड में कुछ डिफरेंसेस नज़र आते हैं। देखो वैसे एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, सेक्रेटरी स्टैंडर्ड इज ऑलवेज बीइंग मेड इन कॉन्सोनेंस ऑफ द कंपनीज एक्ट। ठीक है, सेक्रेटरी स्टैंडर्ड हमेशा किसके कॉन्सोनेंस में बनाया जाता है, कंपनीज एक्ट के कॉन्सोनेंस में बनाया जाता है। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना। अब क्या होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि कंपनीज एक्ट तो ऑल्टर हो गया, लेकिन सेक्रेटरी स्टैंडर्ड ऑब्वियसली उसके बाद में ही होगा, क्योंकि कंपनीज एक्ट में कोई अमेंडमेंट आया तो उसके बेसिस पे हमारा एसएसबी सेक्रेटरी स्टैंडर्ड बोर्ड जो है वो सेक्रेटरी स्टैंडर्ड में ऑल्टरेशन करता है, रिकमेंडेशन देता है। तो इसका मतलब ये सेकेंड स्टेज वाला काम हुआ, पहले एक्ट होता है फिर सेक्रेटरी स्टैंडर्ड होता है। तो अगर फॉर अ टाइम बीइंग दोनों में कुछ वेरिएशन नज़र आते हैं, वेरिएशन इन द सेंस कुछ एम्बिग्यूटी है या कुछ कॉन्ट्राडिक्शन है, तो कंपनीज एक्ट ही प्रिवेल करेगा। लेकिन अगर सेक्रेटरी स्टैंडर्ड में कोई एम्बिग्यूटी नहीं है, कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, सेक्रेटरी स्टैंडर्ड में स्ट्रिक्टर प्रोविजंस दे रखे हैं, तो फाइनल आंसर आपका सेक्रेटरी स्टैंडर्ड के हिसाब से ही किया जाएगा। मेरी बात क्लियर है? तो हम फाइनल आंसर किसके हिसाब से देने वाले हैं, सेक्रेटरी स्टैंडर्ड के हिसाब से ही देने वाले हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ हमेशा समझ लेना, ये जो सेक्रेटरी स्टैंडर्ड 1 है दिस इज़ फॉर बोर्ड मीटिंग। तो इसमें क्या होते हैं, हमेशा वो पॉइंट्स जो कवर नहीं किए गए हैं कंपनीज एक्ट में या जहाँ पे रिलैक्सेशन दिए गए हैं वहाँ पे स्ट्रिक्टर प्रोविजन दे रखे हैं। तो लेकिन इफ एनी कॉन्ट्राडिक्शन विथ कंपनीज एक्ट, तो कंपनीज एक्ट शैल प्रिवेल। कंपनीज एक्ट शैल प्रिवेल। लेकिन कभी भी सेक्रेटरी स्टैंडर्ड वायलेशन में नहीं बनाए जाते कंपनीज एक्ट के। मैंने आपको रीज़न दे दिया कि क्यों कॉन्ट्राडिक्शन होता है, क्योंकि कंपनीज एक्ट ऑल्टर हो गया है लेकिन सेक्रेटरी स्टैंडर्ड्स ऑल्टर नहीं हुए थे। अब यहाँ पे क्या है, सेक्रेटरी स्टैंडर्ड ऑलवेज बीइंग मेड इन कंप्लायंस ऑफ कंपनीज एक्ट। और ये क्या होते हैं, सप्लीमेंट होते हैं। ये कभी भी कोई सेपरेट लॉ नहीं होता है सेक्रेटरी स्टैंडर्ड, ये हमेशा एक्ट को सप्लीमेंट करता है कि एक्ट में ये बातें लिखी थी, कुछ बातें एक्ट में मिसिंग है, तो उन बातों को थोड़ा सा एलाबोरेट कर लेते हैं, तो वो क्या बन जाता है, सेक्रेटरी स्टैंडर्ड। हम यहाँ पे सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं SS1, दैट इज सेक्रेटरी स्टैंडर्ड ऑन बोर्ड मीटिंग। बोर्ड मीटिंग के सारे प्रोविजन हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अब उन प्रोविजंस के बारे में सेक्रेटरी स्टैंडर्ड ने क्या क्या एलाबोरेटिव इन्फॉर्मेशन दे रखी वो हम समझते हैं। सबसे पहले एप्लीकेबिलिटी किस पे है। देखिए सेक्रेटरी स्टैंडर्ड इज एप्लीकेबल ऑन ऑल कंपनीज एक्सेप्ट 2 केसेस हैं, ओपीसी 1% कंपनी जहाँ पे एक ही डायरेक्टर है। देखो ओपीसी में मिनिमम एक डायरेक्टर होता है, मैक्सिमम 15-20 कितने भी हो सकते हैं। वैसे तो 15 की लिमिट होती है, फिर वो आप एक्सीड करके कितने भी कर सकते हो, एसआर पास करना होता है। यहाँ पे ओपीसी में अगर एक ही डायरेक्टर है तो उसको SS1 फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है।
और सेकेंडली सेक्शन 8 कंपनी अगर है तो उसको भी ये एसएस फॉलो नहीं करना, इन दो कंपनीज को एग्जाम्प्ट कर दिया गया। तो कौन कौन सी दो कंपनीज हो गई हमारी, नंबर 1 हमारी हो गई ओपीसी एंड नंबर 2 सेक्शन 8 कंपनीज हमारी हो गई। इन दोनों कंपनीज को SS1 से एग्जम्पशन दे दी गई है। बात क्लियर यहाँ तक? चलो अब हम एसएस के प्रोविजन स्टार्ट करते हैं। कन्वीनिंग अ मीटिंग, मीटिंग कन्वीन करने के कंसर्न में जो प्रोविजन हम स्टार्ट कर रहे हैं, नंबर 1 अथॉरिटी। अच्छा, हमने बोर्ड मीटिंग में पढ़ा था हु कैन कॉल बोर्ड मीटिंग। वहाँ पे एक छोटी सी बात लिखी थी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर अथोराइज टू कॉल द बोर्ड मीटिंग, कंपनी सेक्रेटरी हिमसेल्फ कैन नॉट कॉल द बोर्ड मीटिंग, लेकिन अगर वो कॉल करता है तो वो रेटिफाई हो जाना चाहिए। बस इतनी सी बात बोली थी, दैट्स इट। सेकेंड स्टैंडर्ड ने इसके लिए देखो कितनी सारी रामकथा दे रखी है, कितनी सारी रामायण दे दी कि ये कर लेना। अब रामायण में क्या क्या लिखा हुआ है वह देख लेते हैं, थोड़ा सा इलेबोरेटिव है। इंटेंशन वही है कि बोर्ड ही कॉल कर सकता है, लेकिन अगर कोई और कॉल कर रहा है तो बोर्ड ने उसको अथराइज किया होगा, वही सेम इंटेंशन है, लेकिन लैंग्वेज के साथ इन्होंने रिकॉर्ड किया है। चलो अब इसका वर्ड टू वर्ड एक बार लैंग्वेज पढ़ लेते हैं और उसका इंटरप्रिटेशन देख लेते हैं कि क्या एसएस बोलना चाह रहा है। कोई वेरिएशन नहीं है, सिर्फ एलैबोरेशन किया है सेकेंड स्टैंडर्ड ने। लेट्स सी, एनी डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी, any director of a company may at any time, any director of the company may at any time summon a meeting of board and the company secretary। एक तो हो गया एनी डायरेक्टर, पहला तो डायरेक्टर तो कर ही सकते हैं, एंड दूसरा बोला कंपनी सेक्रेटरी ऑफ वेयर देयर इज नो कंपनी सेक्रेटरी, एनी पर्सन authorized by the board in this behalf on the requisition of a director। देखो सबसे पहले क्या बोला इसने कि कंपनी का डायरेक्टर तो मीटिंग कॉल कर ही सकता है, तो नंबर 1 तो हुआ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, वो तो बाय डिफॉल्ट अलाउड है। और डायरेक्टर क्या कर रहा है, किसी कंपनी सेक्रेटरी को ऑथराइज कर रहा है कि भैया तू मीटिंग कॉल कर, मुझे मीटिंग बुलानी है। या कंपनी सेक्रेटरी नहीं है तो किसी और पर्सन को उन्होंने ऑथराइज कर दिया कि भैया तुम मीटिंग कॉल करो। बात समझ में आ गई? तो पहला पर्सन तो कौन हुआ, डायरेक्टर, दूसरा पर्सन कौन हुआ, कंपनी सेक्रेटरी या अदरवाइज कोई भी अथराइज पर्सन। अब थर्डली, शैल कन्वीन अ मीटिंग ऑफ द बोर्ड इन कंसल्टेशन विद द चेयरमैन और इन हिज एब्सेंस the managing director or in his absence the whole time director unless otherwise provided in the articles। अब सुनो क्या बोल रहे हैं, या तो डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में से कोई भी डायरेक्टर मीटिंग कॉल कर सकता है, या फिर कंपनी सेक्रेटरी या कोई भी अदरवाइज पर्सन जिसको बोर्ड ने या डायरेक्टर ने अथराइज किया वो कॉल कर सकता है। कैसे? इन कंसल्टेशन विद, किससे कंसल्टेशन करना, मतलब जिनसे बात करके कि हाँ मीटिंग कॉल करने की रिक्वायरमेंट है। तो इसने ऑल्टरनेटिव बोला, ये नहीं तो ये नहीं तो ये नहीं तो ये, तो कौन कौन से ऑल्टरनेटिव्स बोले, नंबर 1 चेयरमैन, इन कंसल्टेशन विद चेयरमैन, नंबर 2 मैनेजिंग डायरेक्टर, और अगर मैनेजिंग डायरेक्टर भी नहीं है तो तीसरा कौन सा हुआ, होल टाइम डायरेक्टर, अनलेस अदरवाइज प्रोवाइडेड इन द आर्टिकल्स। अगर आर्टिकल्स ने कोई स्पेशल प्रोविजन दे रखा है तो आर्टिकल्स की बात मान लेना, आर्टिकल्स में कुछ नहीं बोला है तो फिर ये प्रोविजन मान लेना। और सोचो आर्टिकल्स में क्या दे रखा होगा, आर्टिकल्स में इससे स्ट्रिक्टर प्रोविजन ही हो सकता है, आर्टिकल्स में कंटेन स्ट्रिक्टर प्रोविजन ओनली, तो आर्टिकल्स में कंटेन स्ट्रिक्टर प्रोविजन। जैसे उन्होंने ये बोल दिया कि सिर्फ और सिर्फ कंपनी का चेयरमैन ही मीटिंग कंसल्टेशन के लिए अलाउड है, बाकी कोई अलाउड नहीं है, तो फिर काम खत्म। यहाँ पे स्ट्रिक्टर प्रोविजन हो गया। जैसे यहाँ पे बोला चेयरमैन नहीं है तो फिर मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं है तो होल टाइम डायरेक्टर, ऐसा बोला इन्होंने, प्रायोरिटी के हिसाब से बोला। हमने बोल दिया देखो सिंपल सी बात है, हम तो सिर्फ चेयरमैन हैं उसी से पूछेंगे, चेयरमैन नहीं है तो किसी से नहीं पूछेंगे, फिर मीटिंग नहीं कॉल होगी। क्लियर? तो हु
कैन कन्वीन द बोर्ड मीटिंग। तो पहली बात क्या हुई, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में से कोई भी डायरेक्टर, एनी डायरेक्टर में समन बोर्ड मीटिंग एट एनी टाइम, या फिर कंपनी सेक्रेटरी या उसकी एब्सेंस में कोई भी अदरवाइज पर्सन जिसको डायरेक्टर क्या कर रहा है, ऑथोराइज कर रहा है कि मीटिंग कन्वीन कर ले इन कंसल्टेशन विद चेयरमैन, और चेयरमैन नहीं है तो मैनेजिंग डायरेक्टर, वो भी नहीं है तो होल टाइम डायरेक्टर। गॉट इट? अनलेस अदरवाइज प्रिस्क्राइब इन द आर्टिकल्स, इन द आर्टिकल्स। ठीक है। चेयरमैन में अनलेस डिसेंटेड और ऑब्जेक्टेड बाय मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर प्रेजेंट एट अ मीटिंग at which quorum is present, adjourn the meeting for any reasons at any stage of the meeting। क्या बोलना चाह रहे हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम बोर्ड मीटिंग में बैठे थे और बोर्ड मीटिंग में अचानक से पावर कट हो गया या शॉर्ट सर्किट हो गया या वहाँ पे अचानक से बहुत सारा पानी आ गया है, बैठना पॉसिबल नहीं है। ऑल्दो मीटिंग में कोरम वॉज प्रेजेंट, ऑल्दो मीटिंग में कोरम वॉज प्रेजेंट, बट अभी फिजिबल नहीं है मीटिंग कॉल करना, मीटिंग कंटिन्यू करना, तो ऐसे में चेयरमैन क्या कर सकता है, उस मीटिंग को वहीं पे ख़त्म कर सकता है या आगे एडजर्न कर सकता है। तो ये चेयरमैन का वॉलेंट्री राइट है। तो क्या गिवन है, अच्छा, अनलेस डिसेंटेड और ऑब्जेक्टेड बाय मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर प्रेजेंट एट द मीटिंग। ठीक है। तो मान लो मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स ऑब्जेक्ट कर देते हैं क्या, कि नहीं मिस्टर चेयरमैन हम तो इस बाढ़ में बैठेंगे, फ्लड आ रहा है कोई बात नहीं, हम तो बैठे रहेंगे, मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर ऐसा बोलते हैं। तो भैया तो मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स बोल रहे हैं तो बोल लो, चेयरमैन को जाना है तो वो उठ के जा सकता है और डायरेक्टर्स अपने में से भी किसी एक को इलेक्ट कर सकते हैं। बट ऐसा होता नहीं है, ऑब्वियस सी बात है। जहाँ पे फिजिबल है वहाँ पे चेयरमैन अपना दिमाग इस्तेमाल करके नॉर्मल लेमैन की तरह मीटिंग को एडजर्न करना चाहता है तो कर सकता है, इवन दो कोरम वॉज प्रेजेंट, बट स्टिल वो क्या कर सकता है, मीटिंग को एडजर्न कर सकता है, नेक्स्ट डेट के लिए टाइम बता सकता है कब हम मिलेंगे, अभी फिलहाल प्रॉब्लम हो गई है, अभी हम मीटिंग कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं, हम वापस से कल मिलेंगे, ऐसा चेयरमैन बोल सकता है अनलेस डिसेंट। अब मान लो हालात सब कुछ ठीक ठाक है, चेयरमैन का मन नहीं कर रहा है यार, आज मूड नहीं है, आज घर जाते हैं, पकौड़े खाएंगे, बारिश वारिश आ रही है, मौसम एकदम अल्टीमेट चल रहे हैं ना। अब ऐसा चेयरमैन का मूड है और वो ऐसे में प्रॉपरली कन्वीन बोर्ड मीटिंग में बोलता है कि नहीं यार अब बाकी रिमेनिंग ट्रांजेक्शन है कल करते हैं, तो अलग बात है, तो फिर अलग प्रोविजंस हम पढ़ेंगे, इसमें कवर किया गया है। लेकिन तो ऑब्वियसली क्या बोलेंगे, जो भी डायरेक्टर्स हैं वो डिसेंड कर देंगे, बोले यार ऐसा क्या हो गया जो जाना है, अभी हम तो आए थे दूर से, अब तो मीटिंग कॉल करनी है। तो अगर मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स डिसेंड कर देते हैं तो डेफिनेटली एडजर्न नहीं होगी मीटिंग। लेकिन अगर मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स डिसेंड नहीं करते हैं, साइलेंट हैं, तो उस केस में हालात अगर ऐसे हैं और चेयरमैन को लगता है तो वो मीटिंग को एडजर्न कर सकता है। क्लियर? ये बात समझ में आ गई सब लोगों को? अच्छा चलिए, सेकंड पॉइंट इसने बोला सीरियल नंबर। तो डेफिनेटली हर बोर्ड मीटिंग पे आपको सीरियल नंबर डालना होता है, जैसे फर्स्ट बोर्ड मीटिंग, सेकंड बोर्ड मीटिंग, थर्ड बोर्ड मीटिंग एंड सो ऑन, है ना, नंबर ऑफ मीटिंग है। चलिए नेक्स्ट इज डे, टाइम एंड प्लेस ऑफ मीटिंग। तो कौन सा डे होगा, कौन सा प्लेस होगा और कौन सा टाइम होगा, इसके बारे में कंपनीज एक्ट में भी हमने पढ़ा था, यहाँ पे भी फटाफट से देख लेते हैं क्या क्या प्रोविजंस हैं। अच्छा ध्यान से देख लेना, अगर कुछ वेरिएशन नजर आए तो बता देना। अ मीटिंग मे बी कन्वेन्ड एट एनी टाइम एंड प्लेस एंड ऑन एनी डे। ऐसा ही था क्या, एनी टाइम, एनी डे, एनी प्लेस, एनी टाइम, बिजनेस आवर्स के बाद रात को 2 बजे करनी है कर लो, कंपनीज एक्ट भी बोलता है कर लो, और यहाँ पे एसएस भी अलाउ कर रहा है, मतलब दोनों में सिमिलैरिटी है, देयर इज नो वेरिएशन, नथिंग चेंज एट ऑल। अच्छा एनी डे हमने पढ़ा था बोर्ड मीटिंग में, क्या पढ़ा था कि एनी डे हो सकती है, इवन ऑन नेशनल हॉलीडे वाले दिन भी बोर्ड मीटिंग हो सकती है। एडजर्न मीटिंग में हमने पढ़ा था कि अगर कोरम की वजह से हो रही है और वो दिन नेशनल हॉलीडे है तो फिर नेक्स्ट वर्किंग डे हो जाएगी, अनलेस अदरवाइज प्रेस्क्राइब इन द आर्टिकल्स। याद आ गया होगा आई गेस आप लोग को। और एनी डे और एनी प्लेस, इंडिया में भी कर सकते हो, आउटसाइड इंडिया कर सकते हो, तो सेम टू सेम प्रोविजंस हैं वही कंपनीज एक्ट वाले। देन मैनर ऑफ पार्टिसिपेशन, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वाला वो डिट्टो एज इट इज सेम यहाँ पे भी एप्लीकेबल है, कि डायरेक्टर्स चाहें तो मीटिंग अटेंड कर सकते हैं, कैसे, या तो फिजिकल फेस टू फेस या फिर इलेक्ट्रॉनिकली। तो लैंग्वेज एकदम क्लियर है, देख लो। एनी डायरेक्टर में पार्टिसिपेट थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड इन अ मीटिंग अनलेस द एक्ट और एनी अदर लॉ स्पेसिफिकली प्रोहिबिट्स। क्यों लिखा है, 5 ट्रांजेक्शन मना किए थे ना, 5
जो आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से नहीं कर सकते, बाकी रेस्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन आप कर सकते हो, तो इन 5 ट्रांजेक्शन के लिए ही बोल रहा है। देन क्या बोल रहा है, डायरेक्टर शैल नॉट पार्टिसिपेट थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड इन द डिस्कशन ऑन सर्टेन रेस्ट्रिक्टेड आइटम्स। तो वो सर्टेन आइटम जो 5 ट्रांजेक्शन थे उनमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नोटिस। नोटिस के बारे में हमने सेक्शन 173 में प्रोविजन पढ़ा था कि हम 7 दिन का नोटिस देंगे, है ना, और नोटिस कैसे कैसे जा सकता है उसके बारे में थोड़ा इलेबोरेटिव दे रखा है कि किस किस तरीके से नोटिस भेज सकते हो। तो देखो क्या क्या तरीके हैं। पहली बात तो नोटिस इन राइटिंग, ये सेम है ना, राइटिंग, वहाँ पे भी एक था राइटिंग, यहाँ पे भी राइटिंग है। शैल बी गिवन टू एवरी डायरेक्टर, ये भी सेम है, वहाँ पे भी यही पढ़ा था हमने, एवरी डायरेक्टर को जाएगा। अगर किसी भी डायरेक्टर को नहीं गया तो कॉन्सिक्वेंसेस हमें ऑलरेडी पता है। अब मोड क्या क्या हो सकते हैं, तो क्या क्या हो सकता है, हैंड बाय हैंड दे सकते हो, स्पीड पोस्ट दे सकते हो, रजिस्टर्ड पोस्ट, फैक्स, ईमेल या अदरवाइज कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मोड। ये सारे मैनर एसएस ने प्रिस्क्राइब किए ताकि यूनिफॉर्मिटी रहे, कि ये नहीं कि कोई कैसे भेज रहा है कोई कैसे भेज रहा है। देखो यहाँ पे कुरियर नहीं है, कुरियर नहीं है ना, पोस्ट बोला है, रजिस्टर्ड पोस्ट है आपका, स्पीड पोस्ट है, कुरियर नहीं है, ध्यान रखना। एट द पोस्टल एड्रेस या ईमेल एड्रेस रजिस्टर्ड बाय द डायरेक्टर विद द कंपनी। और अगर डायरेक्टर का ये एड्रेस अवेलेबल नहीं तो डिन फॉर्म तो उसने फाइल किया होगा, तो डिन फॉर्म में जो एड्रेस अवेलेबल है उस एड्रेस पे नोटिस डिस्पैच किया जाएगा। तो इन द एब्सेंस ऑफ सच डिटेल्स और एनी चेंज देयर टू एनी ऑफ सच एड्रेस अपीयरिंग इन द डिन रजिस्ट्रेशन ऑफ द डायरेक्टर। आई गेस क्लियर है, ये बहुत सिंपल सी बात बोल रहा है। मोड ऑफ सेंडिंग बोल रहा है कि आप कैसे कैसे सेंड कर सकते हो, कौन से एड्रेस पे सेंड करोगे। तो कौन से एड्रेस पे सेंड करोगे बताओ जल्दी से। अरे यार उसका जो एड्रेस उसने बता रखा है वो इसी पे तो भेजोगे, अपने मन से थोड़ी ना एड्रेस बना के ले आओगे। और अगर मान लो बाई चांस उसने नहीं बता रखा, हमें नहीं मिला कोई एड्रेस, तो डिन फॉर्म फाइल क्या होगा, उसने डायरेक्टर अपॉइंटमेंट के वक्त वहाँ पर अपनी कंप्लीट डिस्क्रिप्शन डाल रखी है उसने, उसमें देख लेना कि उसका क्या एड्रेस है और अकॉर्डिंगली भेज देना। ठीक है। अच्छा एक नई बात, अब जो नई बात है वो सुन लो। क्या, प्रूफ ऑफ सेंडिंग ऑफ नोटिस। कंपनीज एक्ट ने नहीं बोला था, एसएस बोल रहा है। क्यों बोल रहा है, रीज़न सुन लो। डायरेक्टर को नोटिस नहीं मिला, गुस्सा हो जाएगा, बोलेगा मेरे को नोटिस कैसे नहीं भेजा, अब मीटिंग है वॉइड, मैं आया नहीं ना मीटिंग में, मीटिंग वॉइड। और जबकि कंपनी सेक्रेटरी बेचारा बोले अरे भेजा है यार मैंने भेजा है। तो अगर आपके पास प्रूफ ऑफ सेंडिंग नहीं है तो आप कैसे वहाँ पे अपनी बात को जस्टिफाई कर पाओगे, और अब फिर डायरेक्टर जो बोल रहा है वो भी फाइनल मान लिया जाएगा। दैट्स वाई इट इज़ नेसेसरी कि आप नोटिस का प्रूफ अपने पास रखो, नहीं तो कॉन्सिक्वेंसेस बहुत सीवियर हो सकते हैं। मीटिंग को वॉइड डिक्लेयर करा सकता है, रेजोल्यूशन को वॉइड डिक्लेयर करा सकता है। दैट्स वाई ज़रूरी है कि हम यहाँ पे क्या रखें, प्रूफ ऑफ सेंडिंग रखें। और कितने साल तक, 3 साल तक। कितने साल तक, 3 years। तो क्लियरली लिखा है proof of sending notice and its delivery shall be maintained by the company for such period which shall not be less than 3 years from the date of the meeting। तो 3 years तक आपको ये डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करने पड़ेंगे। देखिए एट द एंड कंपनी सेक्रेटरी ही ये सारे तामझाम देखता है, वो ही देखेगा कि डॉक्यूमेंट्स सारे प्रॉपरली टाइमली मेंटेन किए गए कि नहीं किए गए। अगर आपने ध्यान नहीं दिया और प्रूफ ऑफ सेंडिंग वैसे बोला बेकार है, क्या करें अब तो हो गई मीटिंग, हटाओ इसको, तो आपने ऐसा कर दिया तो फंस सकते हो। तो ध्यान रखना इस चीज़ को। अच्छा अब एक इम्पॉर्टेंट बात जिसपे प्रैक्टिकल केस स्टडी बन सकता है, सुनना। इस बात को लेकर पहले बड़े कन्फ्यूजन थे, तो अभी एसएस ने क्लियर कर दिया इस बात को लेकर के। कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में लिखा हुआ है कि हम इस डेट पे अपनी बोर्ड मीटिंग कॉल करेंगे, या टाइम पे लिखा है कि हर 90 डेज में मीटिंग होगी, ऐसा भी हो सकता है लिखा हुआ। अगर आर्टिकल्स में ऑलरेडी ये पीरियड लिखा हुआ है या डेट लिखी हुई है तो क्या अब भी नोटिस भेजना पड़ेगा या नहीं भेजना पड़ेगा, दिस इज द क्वेश्चन। एग्जाम में क्वेश्चन आ गया। से कंपनी के आर्टिकल्स बोलते हैं कि हम 10th of January, 10th of March, 10th of June, 10th of August, 10th of September और दिसंबर, ऐसे हम ये मीटिंग्स कॉल करेंगे। डेट फिक्स कर दी 10 है ना, ऑलरेडी पता है आर्टिकल्स में लिखा हुआ है। क्या अब भी कंपनी को नोटिस देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा? तो आंसर है यस, देना पड़ेगा। इवन दो आर्टिकल्स में लिखा हुआ है, इवन दो आर्टिकल्स में गैप दे रखा है, स्टिल उसके बावजूद भी आपको क्या करना पड़ेगा, नोटिस देना पड़ेगा। नोटिस देना ज़रूरी है। तो देखो क्लियरली लिखा है, ये प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेगा।
Notice of meeting shall be given even if meetings are held on predetermined dates और at predetermined intervals. Predetermined intervals मतलब हर 60 डेज में, हर 90 डेज में, इस तरह से आपने लिखा हुआ है. तो चाहे आपने ऐसा कुछ भी लिखा हो, इवन देन नोटिस देना कंपलसरी होगा. गॉट इट? चलिए आगे बढ़ते हैं. अब है पीरियड ऑफ नोटिस. तो पीरियड ऑफ नोटिस पढ़ा था ना हमने बोर्ड मीटिंग में, 7 दिन का नोटिस जाता है. तो यहाँ पे भी वही बात है, ऑफ कोर्स 7 दिन का ही नोटिस जाएगा. तो नोटिस कन्वीनिंग द मीटिंग शैल बी गिवन एटलीस्ट 7 days बिफोर द डेट ऑफ द मीटिंग. लैंग्वेज देख लेते हैं. अनलेस द आर्टिकल्स प्रेस्क्राइब अ लॉन्गर पीरियड. मतलब आर्टिकल चाहे तो बोले कि आपको 10 days का नोटिस देना पड़ेगा तो 10 दिन का. शॉर्टर हो सकता है. आर्टिकल्स बोले कि चलो 5 दिन का नोटिस दे दो. नो वेज. आर्टिकल्स रिलैक्स नहीं कर सकते. आर्टिकल्स स्ट्रिक्टर प्रोविजन डाल सकते हैं. आर्टिकल्स बोले 12 दिन का नोटिस, ओके. आर्टिकल बोले 4 दिन का नोटिस, नॉट ओके, है ना. और इवन 2 days एडिशनल शैल बी एडेड फॉर द पोस्ट. सुनो, कंपनीज एक्ट ने तो नहीं बोला था ऐसा, लेकिन क्योंकि कंपनीज एक्ट साइलेंट था तो एसएस ने बोल दिया कि भैया पोस्टल के 2 दिन एक्स्ट्रा ऐड करेंगे. जनरल मीटिंग में तो क्या है, ऑलरेडी एक्ट ने बोल रखा है कि हम पोस्टल के 2 दिन ऐड करेंगे, लेकिन बोर्ड मीटिंग में कुछ नहीं बोल रखा है ऐसा. तो यहाँ पे अभी एसएस ने क्लियर कर दिया, अगर आपने बाय पोस्ट भेजा है डायरेक्टर को नोटिस तो 2 days तो हम मान के चलते हैं. तो ये चीज़ एक्स्ट्रा है, ये स्पेसिफिक, एसएस स्पेसिफिक है ये. अब क्या हुआ यहाँ पे, एडजॉर्न मीटिंग की नोटिस की बात हो रही है. नोटिस ऑफ एडजॉर्न मीटिंग. बोर्ड मीटिंग में प्रोविजन में पढ़ा था एडजॉर्न मीटिंग का नोटिस देने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे पढ़ा था ना. यहाँ क्या लिखा है, नोटिस ऑफ एडजॉर्न मीटिंग शैल बी गिवन टू ऑल डायरेक्टर्स इंक्लूडिंग दोज हु डिड नॉट अटेंड द मीटिंग ऑन द ओरिजिनली कन्वीन मीटिंग. देखो, कंपनीज एक्ट तो रिलैक्स कर रहा था, ये वायलेशन नहीं है. दिस इज़ नॉट नोन एज वायलेशन. ये है आपकी फ्रीडम को कैंसिल कर देना. इट्स इज जस्ट लाइक दैट. आपके डैड ने तो बोल दिया हाँ हाँ जाओ पिकनिक पे जाओ आराम से, कोई टेंशन नहीं है. आपकी मॉम ने कहा अच्छा पिकनिक पे जाओगे, पढ़ाई लिखाई तो होती नहीं है, पिकनिक पे घूमेंगे ये. तो ऐसे अगर फरमान जारी हो जाते हैं तो ये वायलेशन नहीं है, कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, इसको बोलते हैं स्ट्रिक्टर प्रोविजन. तो यहाँ पे एग्जैक्टली कंपनीज एक्ट जो था उसने बोला था कि ठीक है तुम्हारी इच्छा यार, नोटिस दे भी दोगे तो कोई वायलेशन तो होगा नहीं, नहीं भी दोगे तो हमें चलेगा, ऐसा कंपनीज एक्ट ने बोला. लेकिन यहाँ पे एसएस ने बोला नहीं भैया नोटिस तो देना पड़ेगा. तो आप क्या बोलते हो, क्या करोगे, नोटिस तो देना ही पड़ेगा. तो एडजॉर्न बोर्ड मीटिंग का भी आपको नोटिस देना पड़ेगा. तो ये क्या हो गया, हमारा डिफरेंट पॉइंट हो गया. जो कंपनीज एक्ट में अलग था यहाँ पे अलग दे रखा है. नोटिस ऑफ एडजॉर्न मीटिंग शैल बी गिवन टू ऑल डायरेक्टर्स. अगेन ऑल डायरेक्टर्स, उनको भी जाएगा जिन्होंने मीटिंग अटेंड नहीं की थी, एब्सेंट थे, उनको भी. इंक्लूडिंग दोज हु डिड नॉट अटेंड द मीटिंग ऑन द ओरिजिनली कन्वीन मीटिंग एंड अनलेस द डेट ऑफ एडजॉर्न मीटिंग इज डिसाइडेड एट अ मीटिंग. नोटिस thereof shall also be given not less than 7 days before the मीटिंग. तो वही 7 days का नोटिस हमें सेंड करना है. अनलेस इसलिए बोला इसने कि अगर बाई चांस मीटिंग में वॉलेंट्री एडजमेंट है और उस वक्त आपने डिसाइड किया कि हम कल ही मिल रहे हैं तो अलग से नोटिस देने की कोई ज़रूरत नहीं है. हमने बता दिया मीटिंग में कि हम कल ही मिल रहे हैं. लेकिन अगर आपने उस मीटिंग में डिसाइड नहीं किया था कि कब मिलोगे तो आपको वही 7 days का नोटिस देना पड़ेगा. फाइन. तो हमने अभी एसएस में क्या क्या पढ़ा. सबसे पहले एसएस की 1 की एप्लीकेबिलिटी कौन कौन सी कंपनीज पे नहीं है उसके बारे में. फिर हम पढ़ते कौन कौन कन्वीन कर सकता है, तो उसका पूरा प्रोविजन हम देखा कि कौन कौन अथॉरिटीज़ हैं. सीरियल नंबर जनरल था. डे टाइम वेन्यू एग्जैक्ट सेम है, इस पूरे प्रोविजन में कोई वेरिएशन नहीं है, सेम. फिर नोटिस में कुछ वेरिएशंस हैं. नोटिस में जो मोड ऑफ सेंडिंग है वो थोड़े एलैबोरेट करके बता दिए. तो ये थोड़ा सा क्या है डिफरेंट आ गया हमारा. और साथ ही में जो है यहाँ पे एड्रेस में भी डिन विन वाला प्रोविज़न डाल दिया. और ये भी नया है कि 3 years तक आपको मेंटेन करना पड़ेगा, वो कंपनीज एक्ट में नहीं गिवन था ये बात. और ये वाला चीज़ जो है लास्ट पैराग्राफ वो भी आपका डिफरेंट है. तो ये भी इंपॉर्टेंट रहता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. पीरियड ऑफ नोटिस में बाकी तो ठीक है, लेकिन एडिशनल डेज जो हैं उसको एक्स्ट्रा बताया गया इसने, तो ये नई बात बोली है इसने. और साथ ही में एडजॉर्न मीटिंग का नोटिस देना पड़ेगा, ये भी इसने डिफरेंट बात बोली है. यहाँ तक क्लियर है सबको. चलिए आगे बढ़ते हैं. एजेंडा एंड नोट्स ऑन एजेंडा. एजेंडा
मैंने बताया था आपको ऐसे बोर्ड मीटिंग पढ़ते वक्त कि एजेंडा देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वहाँ पे भी एक वर्ड लिखा था सेक्रेटरी प्रैक्टिस। गुड सेक्रेटरी प्रैक्टिस होती है कि एजेंडा देना चाहिए, तो इसलिए है क्योंकि ऐसा बोलता है भैया एजेंडा देना कंपलसरी है भाई। आप मीटिंग कॉल कर रहे हो, डायरेक्टर्स को बुला रहे हो और आप डायरेक्टर्स को बता ही नहीं रहे क्यों मीटिंग हो रही है। बड़ी अजीब सी बात है। तो मतलब किसी को आपने इनवाइट कर लिया, सेम मान लो आपने अपने फ्रेंड्स को लंच पे बुला लिया और बताया नहीं क्यों बुलाया। अरे तो उस हिसाब से तैयार होके आएंगे ना। अगर शादी का प्रोग्राम है तो शादी के हिसाब से तैयार होंगे, बर्थडे का प्रोग्राम है तो बर्थडे के हिसाब से तैयार होंगे। तो एजेंडा देना पड़ता है ना कि क्यों बुलाया जा रहा है। तो यहाँ पे आप डिस्कशन के लिए बुला रहे हो, उनको पता ही नहीं क्या क्या डिस्कशन करना है, तो कैसे प्रिपेयर रहेंगे। तो डेफिनेटली यहाँ पे जो एजेंडा है वो आपको भेजना कंपलसरी है और सेम नोटिस के साथ ही जाता है, इसलिए सेम प्रोविजन एप्लीकेबल होंगे। वो 7 दिन पहले एवरीथिंग सेम रहेगा। तो नोटिस इसके साथ एजेंडा भी दिया जाएगा। अब एजेंडा में कुछ 2-3 पॉइंट्स हैं जो हम देख लेते हैं कि क्या क्या बातें हैं जो डिफरेंट इसने बोली है। सबसे पहली बात इसने बोली है एजेंडा इन रिगार्ड ऑफ अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। मान लो हमारा एजेंडा वो वाला है जो प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन से बिलोंग करता है, तो क्या वो भी हम सेम टू सेम 7 दिन पहले दें या कुछ और उसके लिए हो सकता है प्रोविज़न? तो डेफिनेटली उसके लिए कुछ और प्रोविज़न हो सकता है। ये कतई ज़रूरी नहीं है कि जो हम नॉर्मल एजेंडाज भेज रहे हैं 7 दिन पहले तो हम अनपब्लिश इन्फॉर्मेशन भी हम 7 दिन पहले दे देंगे। वो भी 7 दिन पहले दे दोगे तो दिक्कत हो जाएगी ना, लीक हो सकती है, इन्फॉर्मेशन लीकेज का डर रहता है। तो यहाँ पे इन्होंने क्लियरली बोला है कि नोट्स ऑन आइटम्स ऑफ बिजनेस विच आर in the nature of unpublished price sensitive information may be given at a shorter period of time. May be given at a shorter period of time. किस केस में? अगर एजेंडा कौन सा इंफॉर्मेशन बिलोंग करता है? अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन बिलोंग करता है, ठीक है, विद द कंसेंट ऑफ। अब शॉर्टर नोटिस है तो कंसेंट तो लेना पड़ेगा। किसका कंसेंट? मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स विच शैल इंक्लूड एटलीस्ट 1 ID इफ एनी। अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की भी कंसेंट लेनी पड़ेगी। सुन लो वापस ध्यान से व्हाट आई एम सेइंग। मान लो कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर कर रही है, तो डिविडेंड इज प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, या बोनस इशू कर रही है, मर्जर एमालगमेशन जैसी चीज़ें डिस्कस होने वाली है। दीज ऑल आर द प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन। अब ये जो इन्फॉर्मेशन है इनका एजेंडा अगर जाना है तो इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड कि हम वही 7 दिन का नोटिस दें, हम 1 दिन पहले भी दे सकते हैं। लेकिन जो भी शॉर्टर पीरियड का नोटिस आप डिसाइड करने जा रहे हैं वो वॉलंटरली आर्बिट्रली तो नहीं कर सकते ना। उसके लिए आपने मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर से कंसेंट लिया है, जिसमें से 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना ज़रूरी है। अगर है तो, नहीं है तो कोई बात नहीं। अब इसके लिए कैसे कंसेंट ली जाती है? या तो आप जनरल कंसेंट ले लो एक बार पहले ही कि जब भी अनपब्लिश इन्फॉर्मेशन आएगी हम शॉर्टर नोटिस देंगे 1 दिन का, ओके। ऐसा जनरल कंसेंट लिया जा सकता है। तो क्या बोल रहा है? जनरल कंसेंट फॉर गिविंग नोट्स ऑन आइटम्स ऑफ एजेंडा विच आर इन द नेचर ऑफ अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन एट अ शॉर्टर नोटिस मे बी टेकन एट फर्स्ट बोर्ड मीटिंग ऑफ इन ईच फाइनेंशियल ईयर, फर्स्ट बोर्ड मीटिंग ऑफ ईच फाइनेंशियल ईयर, एंड ऑल्सो वेन एवर देयर इज एनी चेंज इन द डायरेक्टर्स। तो अगर बोर्ड चेंज हो रहा है तो जब भी बोर्ड चेंज होगा तब आप ये कंसेंट ले लेना, और अदरवाइज फाइनेंशियल ईयर की फर्स्ट बोर्ड मीटिंग में आप ये कंसेंट ले लेना। लेकिन अगर वेयर जनरल कंसेंट एज अबव हैज़ नॉट बीन टेकन, अगर नहीं लिया कंसेंट फिर क्या करें? तो फिर 7 दिन कर देंगे? नहीं, अभी भी एक ऑप्शन है। द requisite consent shall be taken before the consent items are taken up for consideration at a meeting. The fact of consent have been taken shall be recorded in the minutes. तो ऐसा कुछ नहीं है, आप पहले वाली बोर्ड मीटिंग में भी ले सकते हैं। वैसे तो प्रोविजन है फर्स्ट बोर्ड मीटिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर में आप कंसेंट ले लेना, लेकिन फर्स्ट बोर्ड मीटिंग में नहीं लिया और हमें लग रहा है कि इस बार इंटरिम डिविडेंड देंगे, तो आप क्या कर सकते हैं, कभी भी बीच में जब आपको लग रहा है कि नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग में इंटरिम डिविडेंड देंगे तो उससे पहले वाली बोर्ड मीटिंग में कंसेंट ले लेना। सप्लीमेंट्री नोट्स, सप्लीमेंट्री नोट्स मतलब एडिशनल नोट्स, किस पे? एजेंडा आइटम्स पे। अगर कोई भी एजेंडा आइटम है उस पर कुछ सप्लीमेंटल नोट्स, मतलब डायरेक्टर्स अगर कुछ प्रपोज करना चाहते हैं कि ये भी डिस्कस होना चाहिए उसमें, तो वो भी दे सकते हैं, वो भी अलाउ सकते हैं। लेकिन अगेन वो भी सर्कुलेट तो हो सकते हैं प्रायर टू द मीटिंग, but shall be taken up with the permission of the chairman and with the consent of majority of directors present in the meeting. Majority of directors present in the meeting, which shall include at least 1 independent director if any. अब वापस सुनो क्या बोलना चाह रहा है। सप्लीमेंटल नोट्स, मान लीजिए एक एजेंडा प्रपोज हो चुका है,
अब उस एजेंडा सब डायरेक्टर्स को 7 दिन पहले मिला। अब एक डायरेक्टर ने बोला यार इस एजेंडा में कुछ कमियां हैं, मुझे इस पर कुछ एक्स्ट्रा बातें और बोलनी है। तो अगर वो उस रेस्पेक्टिव मैटर में अपना कुछ एक्स्ट्रा व्यू पॉइंट देना चाहता है तो वो दे सकता है, वो हम सर्कुलेट कर देंगे सारे डायरेक्टर्स को। कर दिया, लेकिन उस पर कंसिडरेशन मतलब उसके हिसाब से रेजोल्यूशन जो पास किया जाएगा वो तभी किया जा सकता है जब चेयरमैन परमिशन दे दे प्लस मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स कंसेंट दे दे अलॉन्ग विद 1 ID। ठीक, इफ एनी। समझ में आ गया? तो चेयरमैन से पूछा हमने कि देखो देखो फला फला मैटर पे फला फला डायरेक्टर ने बोला है कि ये बातें भी कंसिडर होनी चाहिए इस रिस्पेक्टिव मैटर में, उसको ऐसा ठीक लगता है। तो अगर उसने अपना कोई आइडिया दिया है उस रिस्पेक्टिव मैटर में तो वो कंसिडरेशन के लिए जा सकता है विद द कंसेंट ऑफ चेयरमैन, with the consent of chairman and with the consent of majority of directors present at the meeting. Got it? Then lastly एक और बात इसमें, आइटम नॉट इंक्लूडेड इन द एजेंडा। अब एजेंडा जो है उसमें इंक्लूडेड ही नहीं है तो क्या वो हम डिस्कस कर सकते हैं? बोर्ड मीटिंग में कर सकते हैं डेफिनेटली अगेन। तो लेकिन वही परमिशन ऑफ चेयरमैन एंड विद द कंसेंट ऑफ मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स प्रेजेंट इन द मीटिंग। अगर चेयरमैन की कंसेंट मिल जाए और मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर बोलते हैं हाँ ये बहुत सही मैटर है, डेफिनेटली डिस्कस होना चाहिए, उनको ठीक लगता है, तो ये मैटर डिस्कस किया जा सकता है। तो देखो यहाँ पे 3 बातें हुई एजेंडा के कंसर्न में। 3 बातें हैं। पहला, अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन के कंसर्न में शॉर्टर एजेंडा। दूसरा, सप्लीमेंटल नोट्स ऑन एजेंडा। एंड तीसरा, एजेंडा में लिखा हुआ ही नहीं आइटम, नया आइटम आप प्रपोज करना चाहते हो। तो इन तीनों के लिए बोला आप परमिशन लेकर के काम किए जा सकते हैं। मनाही नहीं है, रेस्ट्रिक्शन नहीं है, बस आपको कुछ कंडीशंस फुलफिल करनी है। मतलब प्रोहिबिशन नहीं है, प्रोहिबिट नहीं कर रहा, रेस्ट्रिक्शंस के साथ आपको बोल रहा है कि ये कंडीशन फुलफिल कर लो तो अलाउ होगा। शॉर्टर पीरियड का नोटिस भी होगा, एजेंडा भी जाएगा अनपब्लिश के लिए और सप्लीमेंटल नोट्स भी जाए जा सकते हैं, और साथ ही में ऐसा मैटर जो लिखा हुआ नहीं है एजेंडा में वो भी डिस्कस हो सकता है। इस पर कई बार केस स्टडी बन जाता है कि कंपनी ने 10 ट्रांजेक्शन एजेंडा में भेजे, अब एक डायरेक्टर 11th ट्रांजेक्शन जो है वो भी डिस्कस कराना चाहता है, तो कमेंट क्या ये हो सकता है कि नहीं हो सकता? तो हमारा आंसर सिंपल है, चेयरमैन की कंसेंट और मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स की कंसेंट से ऐसा हो सकता है। गॉट इट? तो एजेंडा के बारे में बहुत कुछ बातें नहीं लिखी है, तो ये एब्सोल्युटली ऑलमोस्ट डिफरेंट है, तो इसको हम अच्छे से ध्यान रख लेंगे। बात समझ में आ गई सब लोग को? एक बार इसको ना मैं चार्ट में बना देती हूँ आप लोग के लिए। एजेंडा रिक्वायर्ड है और वही 7 days का, वही अलॉन्ग विद नोटिस ही जाता है ना। अब एजेंडा में हमारे पास 3 बातें, 3 केसेस हैं। तो कौन कौन से केस हुए? नंबर 1, अनपब्लिश्ड, प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, शॉर्टर नोटिस अलाउड है, शॉर्टर नोटिस अलाउड है। अच्छा, शॉर्ट नोटिस कैसे अलाउड है? कंसेंट लेनी पड़ेगी ना आपको, तो कंसेंट लेकर के अलाउड होगा। किसकी कंसेंट? मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स इंक्लूडिंग 1 ID इफ एनी। देखो लिखा था ना इसमें, कंसेंट ऑफ मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स विच शैल इंक्लूड एटलीस्ट 1 ID इफ एनी, है ना। मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स की है यहाँ पे, तो वो भी लिख लो कंसेंट किसकी है। इंक्लूडिंग 1 ID इफ एनी। ठीक है, तो अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन में शॉर्टर नोटिस दे देना। दूसरा केस हमारा हुआ, सेकंड केस, हम सप्लीमेंटल नोट्स की बात कर रहे हैं। सप्लीमेंटल नोट्स, सप्लीमेंटल नोट्स, और थर्डली क्या बोला था कि आइटम्स नॉट इंक्लूडेड इन एजेंडा। वो आइटम्स आप सर्कुलेट करना चाहते हैं। तो सप्लीमेंटल नोट्स में भी कंसेंट आपको बोला है, इसमें कंसेंट है चेयरमैन,
प्लस मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स। प्लस independent director if any, independent director if any। whereas अगर कौन सा मैटर है, आइटम्स नॉट इंक्लूडेड इन एजेंडा है, आइटम्स नॉट इंक्लूडेड इन एजेंडा मतलब नया मैटर आप देना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप दे सकते हैं। और इसके लिए भी आपको क्या करना है, कंसेंट ऑफ चेयरमैन प्लस, चेयरमैन की कंसेंट तो लेनी है, प्लस मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स, मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स। इसमें आईडी नहीं लिखा हुआ है, लैंग्वेज में आईडी कवर नहीं किया गया है, लैंग्वेज में सिंपल ये बोला गया है एक तो कंसेंट ऑफ चेयरमैन प्लस मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स। तो तीनों में आप देखो कंसेंट में थोड़ा थोड़ा वेरिएशन है। जो पहला केस है उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या लिखा हुआ है, मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स लिखा हुआ है, चेयरमैन वर्ड यूज़ नहीं किया गया। दूसरे केस में चेयरमैन, मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स और आईडी तीनों बातें यूज़ की गई है। थर्ड केस में दो बातें हैं, चेयरमैन और मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स ही लिखा गया है। तो जहाँ पे जो वर्ड्स यूज़ किए गए एग्जैक्टली आपको वैसा ही यूज़ करना है। ये नहीं कि हमको मन कर रहा था हमने वहाँ पे ये लिख दिया, कहीं भी कुछ भी उठा के तीनों में सेम लिख के आ गए, ऐसा बिल्कुल मत कर देना। तीन अलग अलग मैटर्स में तीनों अलग अलग कंसेंट की बात की जा रही है। एक बार चाहो तो आप लैंग्वेज वापस से देख सकते हो क्या लिखा हुआ है इसमें। नोट्स ऑन आइटम्स बिजनेस विच आर अनपब्लिश्ड बाय सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, शॉर्टर नोटिस के लिए कंसेंट ऑफ मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स, मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स विच आर इंक्लूड एटलीस्ट वन आईडी। ठीक है, इसमें सिर्फ मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स बोला है, चेयरमैन की बात नहीं की गई थी। वेयर एज सेकेंड केस जो इसने सप्लीमेंटल नोट्स वाला बोला था, सप्लीमेंटल नोट्स, इसमें बोला है परमिशन ऑफ चेयरमैन एंड कंसेंट ऑफ मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स और वन आईडी इफ एनी। एंड लास्टली अगर एजेंडा वाला मैटर है, न्यू एजेंडा आप देना चाह रहे हो, तो उस केस में परमिशन ऑफ चेयर एंड कंसेंट ऑफ मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर प्रेजेंट इन द मीटिंग, इसमें आईडी वर्ड यूज़ नहीं किया गया है। आई गेस आप लोग को एजेंडा वाला टॉपिक समझ में आ गया है। तो आज के लिए इतना ही इनफ है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाकी रेस्ट ऑफ द जो हमारे एसएस के प्रोविजंस हैं उसको हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।